मेरी उम्र 32 साल के तकरीबन हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदी उतर जाती है। उसके बाद तो लोग औरत को बेकार ही समझने लगते हैं। बस मैं भी इसी उम्र में थी। अब मैं किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच नहीं रही थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है और उम्र में वह लड़का तुमसे सिर्फ 1 साल ही बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसके 3 बार तलाक हो चुके हैं। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी शुरू हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी हो और एक भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसका 3 बार तलाक हुआ वह किसी लड़की को खुश कैसे रखेगा? उसे तो अब तक तलाक देने की आदत ही पड़ चुकी हो गई। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगले ही पल एक बड़ी ही अजीब बात कही कि तुम पूछोगी नहीं, तलाक होने के पीछे आखिर क्या कारण था? मैं कुछ भी नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मेरी माँ खुद ही बताने लगी कि बेटा, लड़का एक ही है। उसके घर में न भाई है न बहन है, बस एक बूढ़ा बाप है और उसकी उम्र 60 साल है। उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है तो तलाक लेकर जाती है। मुझे तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे बुढ़े की अब जिंदगी कितनी रह गई है? उसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके बाप पर इल्ज़ाम लगाती है तो वह उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसके बाप को भी अच्छे से संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसका दिल जीत लो, फिर कभी कोई भी समस्या ही नहीं होगी। और तो और, वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे तो लगता है कि अगर तुम उस आदमी को अपने बाप समान समझोगी, उसकी खूब सेवा करोगी, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता है। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया था। साथ ही साथ में मैं मायूस भी हो गई थी। किसी का बाप इतने ज़्यादा तलाक की वजह कैसे बन सकता है? ये इल्ज़ाम सास के ऊपर होता तो एक बार को मैं मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा, हो सकता है आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम ही होती है, तो वह उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई और था भी तो नहीं, तो हो सकता है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता हो और बात तलाक तक पहुंच जाती हो। लेकिन मैं इस बात को जितना छोटा समझ रही थी, वह इतनी छोटी हरगिज़ भी नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आग के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ और जिससे मुझे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। मेरी अभी तक शादी ना होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हम लोग गरीब थे, भर भर कर दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, और दूसरा, मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आँखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वही बात कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर, मैंने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने माँ से कहा कि कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूँ। उस लड़के से मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वह इंसान अच्छा है या नहीं, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली कि नहीं बेटी, उसके बाप की ये आज्ञा नहीं है। उसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के का बाप दोनों ही आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उसी समय कर लेना, लेकिन मैं तुझे इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के बाप से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, लड़के लड़कियों में भेद पहले ज़माने में किया जाता था,
अब लड़का और लड़की बराबर के ही हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वह अपने पसंद का जीवन साथी चुने। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 5 बजे आ गए थे। मैं लड़के के बाप को देखकर तो दंग रह गई। जिसे मेरी माँ ने 60 साल का बुड्ढा कहा था, वह तो 45 से 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, बल्कि वो दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। वह बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही सतर्क नज़रों से वह हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वह ज़्यादा नज़र घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं तो कुछ ऐतराज़ कर नहीं सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें तो हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। जाते हुए मेरे ससुर ने मेरी गोद में 10,000 रुपये रख दिए। मुझे अपने ससुर की हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बेटी हुई, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की ज़रूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से तलाक ले सकता है। वह भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और बहुत अमीर भी था। खैर, मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह ज़बान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज़ हो जाती हैं बिना किसी ठोस वजह के। अगर अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की कि अपनी माँ की इतनी खतरनाक नसीहत सुनकर मेरा दिल कांप गया और माँ की नसीहत सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त गुंजन ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। गुंजन कहने लगी कि मैं तो इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वह अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश टाइप का है। मैंने गुंजन से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? कहने लगी, जब कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी और तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये तो वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है। गुंजन की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा होने वाला पति अपनी 3 तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। गुंजन फिर बोली, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति के तलाक तुम्हारे ससुर की वजह से हुआ करते हैं। मैं अंदर ही अंदर कांप गई। मैंने गुंजन से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति के 3 बार तलाक क्यों हो चुके हैं? गुंजन कहने लगी कि मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन ज़रूर ये बूढ़ा ठरकी है। ज़रूर कुछ ऐसी गलत हरकतें करता होगा कि उसकी तीनों बहुएं तलाक लेकर चली गईं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बूढ़ा और उसका बेटा ही तो होता है। वो अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बूढ़ा बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी जवान लगता है। चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। देखने में तो अच्छा भला जवान सा लगता है। गुंजन की ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक नई उलझन पैदा हो गई थी। ज़रूर कुछ गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही है, और वह मेरे होने वाले ससुर और मेरे होने वाला पति भी ज़रूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी माँ से कहीं तो मेरी माँ कहने लगी, भगवान से डरो लड़कियों, बुढ़ापा तुम्हें भी आना है, तुम्हारे माँ बाप को भी आना है कि बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत करने लगो। हमारे ज़माने में आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अकल ही नहीं है। छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती हैं। मेरी माँ ने गुंजन को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो गुंजन कहने लगी, अच्छा सुन हर्षिका, ऐसा कर, तू अपने पति से बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पति से कम कुछ पूछ ही ले। कुछ पूछ ना सही तो उसके पहले 3 बार तलाक क्यों हो चुके हैं, यही पूछ। मैंने गुंजन को बताया कि मेरी माँ ने तो इस बारे में साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। गुंजन ने कहा, फिर ऐसा कर,
शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी उस नर्क में जलने से तो अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। गुंजन की बात सुनकर अब तो मुझे डर लगने लगा था। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होकर शादी हो जानी चाहिए थी। माँ ने बहुत ही खास खास रिश्तेदारों को बुलाया था। बहुत ही सादगी से शादी होनी थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि हर्षिका की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना, और मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरा तलाक ना हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब लखन मेरे पास आए तो कहने लगे कि तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दिया है। ये बात तो तुम्हें ज़रूर पता होगी, लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दिया है, मैं चाहूँगा कि वह कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दिया? मेरी बात सुनकर लखन के चेहरे पर दुख उभर आया और कहने लगे, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ। इससे आगे लखन कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद लखन ने मुझसे कहा, चलो छोड़ो इस बात को। मैंने लखन से कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी 3 पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। अगर मुझे पहले से सब पता होगा तभी तो मैं सावधान रहूंगी और वह गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी 3 पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर लखन बोले, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 3 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, जी कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? लखन बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज़ रोज़ के कलेश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी से गई हैं वह इसी वजह से गई हैं कि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वह लड़कियां तुमसे कई ज़्यादा सुंदर थीं। लखन की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा, लखन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना और मेरे पापा की इज्जत करना, और पापा के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी 3 पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पर ये बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वह तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें ऐसे ही बैठकर खाएंगी, तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतना पैसा है मेरे पापा के पास। बस मेरे पापा को खुश रखना। लखन की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती, तो मेरी छोटी बहन भाइयों की ज़िंदगी भी संवर जाती। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ बहार बनकर आ जाती। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। मैंने लखन को विश्वास दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पापा को शिकायत का
कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर लखन खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर तो मैं दंग रह गई। लखन बोले, हर्षिका, तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने ला कर दी है? मैंने ना में सिर हिला दिया। तो लखन बोले कि मुझे मेरे पापा ने ला कर दी है कि दुल्हन को पहली रात में यही पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी लाकर मुझे दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने वह अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी उन्हें इतना पैसा दिया कि वह चाहें तो ज़िंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, ये बात हमारा भगवान जानता है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हमारा समाज ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी 3 पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई, और वैसे भी वह अपनी पहले 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी ही हुई थी कि उन्हें अपनी पुरानी पत्नियों में से किसी के भी साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर अंदर कमरे में बिना दस्तक दिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन लखन जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों ज़रूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। लखन बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर लखन ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। लखन ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो लखन कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी मिचलाने लगता है, लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पापा का दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लखन की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन लखन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहाग रात थी और मैं बिना किसी वजह के लखन का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लखन ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में लपेटे रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वह 3 लड़कियां क्यों चली गई थीं। सुबह मेरी आंख खुली तो लखन बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल दिया। मुझे अपने ससुर की यह हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मैं एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात, वो मेरे पति के पिताजी थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पिताजी की कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। इस समय मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी और बोले, बेटी, ये बहुत ही शुभ चुन्नी है। शादी का पहला दिन तुम इसे पहन कर रखना, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी ला कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चुन्नी लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का मुझे इस तरह से चूमना पसंद नहीं आया।
इतनी देर में लखन भी बाहर आ गए। अपने पापा को वहाँ देखकर वो बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ? मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। लखन बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन ये चुन्नी को पहन कर रखना। मैंने लखन से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पापा की चूमने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। किसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती। हर वक्त वो मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज़्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और लखन बहुत पास पास बैठे होते और लखन मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और लखन को हाथ पकड़कर उठा देते और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें पसंद नहीं आती थीं। अगर यही सब लखन करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन लखन तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में बिजी हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में ये एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की अब मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वह हमेशा उसमें ताला डालकर रखते थे। जब सोने जाते तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन लखन से कहा कि लखन, तुम्हारे पापा कमरे में ताला डालकर रखते हैं। मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की भी मैं सफाई कर दूं। मेरी बात सुनने के बाद लखन थोड़ा परेशान हो गए और कहने लगे कि मेरे पापा की तो ये बहुत पुरानी आदत है। वह अपने कमरे में किसी का भी जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई कर लो और पापा के कमरे को ऐसे ही रहने दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को भी नहीं करने देते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसे का वैसा ही था। वह अपने कमरे को हमेशा ताला लगाकर रखते थे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे वह कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज़ अपने घर को साफ करते हैं, तब भी वो गंदा हो जाता है। और फिर पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई ही नहीं हुई थी। मैंने यही बात जब लखन से कही तो लखन बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से बात कर लो। अगर वह कहते हैं तो तुम उनका कमरा साफ कर देना। लखन की आज्ञा मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे। मेरी तरफ से उनकी पीठ थी। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में डाली और मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज़ कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नज़र गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियाँ वगैरह रखी गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना समय हो गया था, फिर वाला मेरे ससुर के कमरे में ये लेडीज सामान क्या कर रहा था। मेरी आहट पर मेरे ससुर ने चौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। मैं भी बाहर ही चला आ रहा हूँ, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, पापा जी, चाहे तो मीना बना ही रही है, आप चले जाएं, पी लें, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए कितना गंदा हो रहा है आपका कमरा। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज़्यादा डर गए थे। वह जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ़ सफाई के लिए तो ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं रोज़ रोज़ अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो पापा जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो फिर मैं क्या कर सकती थी। मैं भी बाहर आ गई। तब तक मीना चाय बनाकर ले आई थी। मैंने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त गुंजन का फ़ोन मेरे पास आया। वो कहने लगी, हर्षिका, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहली पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है।
कि वह कहाँ से आई थीं और कहाँ चली गईं। ज़रूर कुछ दाल में काला है। ज़रूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का बिजनेस करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। गुंजन की बात सुनकर अब तो मुझे भी यही लगने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। ज़रूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वह सारे लेडीज़ कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के ही थे। ज़रूर उस कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर तो मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर ही रहूंगी, और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब मैं पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे में लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल तो उस वक्त धक से रह गया कि ज़रूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई और अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज़ भी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा ना हो जाएं और कहीं वह मेरी शिकायत लखन से ना लगा दें कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर वहीं सुनती रही कि लड़के की आवाज़ दोबारा आती है या नहीं, लेकिन अब लड़के की आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट बंद कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। लखन से भी मैं कुछ कह नहीं सकती थी, वरना लखन कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगाने लगी हो। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक गरम तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए किचन में आए थे। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस समय मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वह माने ही नहीं। वो मुझे किचन से बाहर ले आए और मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर वह जल्दी से बर्फ़ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ़ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह दूरी मेरे ससुर ने बिल्कुल ही मिटा दी थी। वह मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज़ लगाते ही रह गए। अपने ससुर की ये सब हरकतें अब मुझे बहुत ही गलत लग रही थी, लेकिन मैं लखन से कैसे कहती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं लखन को दिखाकर लखन के पापा को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा था। एक दिन लखन को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो लखन रात को 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे और लखन अभी तक घर नहीं आए थे। वैसे तो लखन के पास दूसरी चाबी भी थी, वो गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी लखन का इंतज़ार कर रही थी और लखन का इंतज़ार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से एक बार फिर किसी लड़की के रोने की आवाज़ हल्की हल्की सी आने लगी। कुछ देर के बाद एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ ज़रूर अभी भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक ज़ोरदार धक्का दिया तो खिड़की खुल गई और सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और वो सिसक सिसक कर बुरी तरह से रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से ही कूदकर अंदर चली गई। इतनी देर में लखन भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते से जाते देखा तो वह भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैं अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था।
मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी भी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। लखन भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसको दिलासा देने लगी, लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा घुटनों से ऊपर उठाया तो मेरे और लखन के सिर पर तो आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि वह कोई और लड़की नहीं बल्कि वह तो मेरे ससुर ही थे, जो पूरे फुल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा उन्होंने पहन रखा था और खुद को ऐसे तैयार कर रखा था जैसे कि वो कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज़ निकालते हुए वो कुछ बोल रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह से बिलक बिलक कर रोता देखकर लखन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जल्दी से अपने पापा के पास गए और उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। लखन जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और फिर लखन ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लखन ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरी माँ हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पापा ने ही हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। हमारी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसकी बारात आने वाली थी कि तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वह शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वह 5 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पापा मेरी बहन के पास ही बैठे हुए थे। वो उससे कुछ बातें कर रहे थे और पापा को लगा कि मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसके लिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकुओं ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपने हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, बुरी तरह से चिल्लाती रही, लेकिन उस वक्त बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज़ थी कि किसी ने भी मेरी बहन और पापा की चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की ज़िंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका वो दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह चीख मार मार कर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी ही आंखों के सामने खराब हो गई हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को उस वक्त बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। वह धीरे धीरे दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पापा को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। लखन की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वह मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ भी शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतन ने मेरे ससुर के इस रवैये को गलत रंग दिया होगा। जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मनसा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी ही नज़र आती थी और इसीलिए वह अपनी बहू के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते। कभी कभी तो वो अपने बेटे लखन को भी डाकू ही समझने लगते थे, इसीलिए वह लखन को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वह अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब लखन को सारी सच्चाई पता चली तो लखन को भी बहुत अफसोस हुआ था। लखन ने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से ये सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम इस रात हिम्मत ना दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो यह हकीकत कभी भी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी समस्याओं का समाधान समस्याओं को छुपाने में नहीं बल्कि समस्याओं को बताने में होता है।
इसीलिए अगर कोई हमारे जीवन में भरोसेमंद इंसान है तो उससे हमें अपनी समस्याओं को साझा जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें सुलझाया जा सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।